बट और मैंने यहाँ पे अंबरनाथ तालुका में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बेंशे करके गांव में 1990 में जगह ली। तभी वो जगह पूरी बैरन लैंड थी, यानी कुछ वहाँ पे नहीं था। और जिसने हमें जगह बेची थी वो मालिक ने वहाँ की मिट्टी निकाल के उसकी ब्रिक्स बनाई थी और उसका घर बनाया था। तो मिट्टी की उर्वरकता भी नहीं थी, मिट्टी भी नहीं थी। आपको एक सूचना है, आप माइक किसी का चालू है प्लीज बंद कीजिए। सुनिए, आपका माइक चालू है, बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे जो हमने बेंशे गांव में जगह ली, वो जगह बेंशे गांव कोई रास्ता नहीं था। और हमारे खेत में जाने के लिए दो नाले क्रॉस करने पड़ते थे। तो हमारे यहाँ पे हमने जब जगह ली तो बैरन लैंड थी, गांव को रास्ता नहीं था। दो नाले बरसात में तैर के आने पड़ते थे। वहाँ पे 1.5 एकड़ जगह ली और जमीन पूरी बंजर जमीन थी। तो वहाँ पे एक हौसला था कि हम यहाँ पे अच्छा कुछ कर पाएंगे। मैंने काफ़ी हिंदुस्तान के काफ़ी लोगों से जाके जैविक खेती सीखी। बाद में भी सीखता गया, पहले भी सीखा था। अनुभव तो कम था लेकिन थ्योरी अच्छी थी। तो हमने जगह ली 1.5 एकड़ और उसमें हमने खेती करने का प्रयास चालू किया। उसी वक्त एक समस्या ये हो गई कि हमारे परिवार की पूना में एक बड़ा पुराना घर था, जो रोड वाइंडिंग में घर तोड़ना पड़ा, जो 250 साल पुराना था। तो उसका जो सामान था वो हमने यहाँ पे लाके पहला हमें घर बनाना पड़ा। और घर बनाते वक्त काफी लंबे से पानी लाना पड़ता था। तो हमने 91 में एक बोर की, जिसको अच्छा पानी लगा, उसको हमने पंप बिठा दिया। लेकिन बिजली नहीं थी। बिजली का एप्लीकेशन किया था, बिजली ने एमएससीबी ने पैसा भरने को बोला था, पैसा भर दिया था, लेकिन बिजली नहीं आ पाई। तो बिजली आ गई 94 में और हमारा गांव का रास्ता भी हो गया 94 में। तो हमने तो खेती चालू की थी 90 में। और इसका मतलब 4 साल हमारे यहाँ पे रास्ता, पानी और बिजली तीनों चीज नहीं थी। तो उस वक्त काफी सोच समझ के कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा करेंगे। ऐसे करते करते एक काफी अच्छा अनुभव आया। मराठी में दिलीप कुलकर्णी करके एक पर्यावरण रहने, वो जिंदा है और वो अपनी जीवन शैली इको फ्रेंडली यानी निसर्ग पूरक जीवन शैली से रहते हैं। तो उनकी किताब जो है निसर्गायन, उसका मेरे ऊपर काफी असर पड़ा। और मैंने सोचा था कि मैं अगर जब खेती करूंगा तो ये नहीं करूंगा। और वो करने की वजह से खेती में एक मर्यादा थी। मेरे पिताजी ने हमें कहा था कि हमें मारने की चीज कोई नहीं करनी है, यानी मुर्गी नहीं संभालनी है, बकरी नहीं संभालनी है, सेरिकल्चर नहीं करना है, रेशम पालन भी नहीं करना है, फिश फार्मिंग नहीं करनी है। तो बाकी की जो पारंपरिक खेती है आप जरूर करो। और हमारे घर का, परिवार का, सबका ये ध्येय था कि हमें हमारे घर घर का खाना जो है वो पूरा हमें जैविक चाहिए, यानी ऑर्गेनिक चाहिए। तो पहला साल तो गया हमारा इकोसिस्टम जो है उसकी जानकारी लेने के लिए। और वो जानकारी के साथ धीरे धीरे मालूम पड़ गया कि कौन से समय में कितना बारिश होता है, कितने दिन रहता है, नाले का बाढ़ जो आता है वो कितना ऊपर आता है, हमारे खेत के अंदर पानी कितना आता है, नाले का पानी बरसात रुकने के बाद कितने दिनों में खत्म होता है। तो ये करते करते हमें पूरी जानकारी हो गई कि नाले में से पानी हमें कितने महीने आगे मिल सकता है। फिर हमारे खेती हमने चालू की। पहले साल में धान लगाया, जो आज का हमारा विषय है। तो जो राइस कल्टीवेशन करने के बाद हमारे 1.5 एकड़ में, जानकारी तो कुछ नहीं थी, थेरी मालूम थी। और 1.5 एकड़ में हमें सिर्फ 70 किलो धान निकला। और वो जो वैरायटी थी
वो वैरायटी हमने जो चुनी थी वो 100 दिन की थी। तो पूरी फसल तैयार हो गई। काटने के लिए चालू करने के समय बारिश इतनी आई कि काटने के बाद 4 दिन बारिश ही नहीं रुकी। तो बारिश में जो फसल पूरी डूब गई थी, उसमें से हमने काफी प्रयास करके उसमें से कुछ निकाला, और उसमें से मुझे सिर्फ 70 किलो धान मिला। तो ये धान की हमें जान हमें जान हमें जानकारी मिल गई कि कौन सी वैरायटी लगानी है, कभी लगानी है, किस तरह से लगानी है, उसके खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है, उसका पोषण और संरक्षण कैसे करना है, ये जानते गए। और उसके लिए हमने जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए गाय भैंसे रखी। गोबर चाहिए था, गोबर खाद चाहिए था। तो ये करने के लिए गाय भैंसे रखी, और धीरे धीरे गोबर खाद इस्तेमाल करते हुए, खेती की जानकारी लेते हुए, मुझे 5 साल में तहसील में दूसरा नंबर आ गया धान की उत्पादकता में। वो आया था 1 गुंठे को 67 kg, यानी 1.5 एकड़ में आया 70 किलो। और बाद में जानकारी होने के बाद 1 गुंठे में आ गया 67 kg। तो ये जो जानकारी है, और धीरे धीरे मैं और धान के बारे में जानकारी ढूंढते गया। तो बरसात में हमारे यहाँ पे फसलें जो है, धान है, सब्जियां है, साथ में हमने नारियल लगाए, फूड फॉरेस्ट बनाया, आम के बगीचा बनाया, उसके बीच में इंटरक्रॉपिंग किया। और काफी लोगों के किताबें पढ़ के प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्राकृतिक का सहयोग से हमने खेती करना चालू किया। और खेती में अभी हमारे यहाँ पे 187 टाइप्स के हम लोग फसलें लगाते हैं, जो मेरी थाली के मेरी काफ़ी ज़रूरतें पूरी करती है। तो हमारा जो घर का तेल है वो भी हमने चालू किया है, नारियल का तेल करना। हमारा बिजली जो है उसमें से 50% हम हमारी बिजली सोलर से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोकण रीजन में होने वाले सब फ्रूट प्लांट जो जो है वो सब लगाए हैं। और हमारा ध्येय ये रहा है कि मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग करें, यानी जंगल खेती करें। तो जंगल में जैसे एक के साथ दूसरा कोई बढ़ता है, और एक दूसरे को सहयोग देके हर एक की उन्नति होती है। तो वो जो जंगल है, प्रकृति का जो लाखों साल में बनाया हुआ एक मॉडल है, वो मॉडल हमारे खेत में बनना का प्रयास हमने चालू किया। और धीरे धीरे हमें हेलो, आवाज येत नाही का? हेलो, रमेश भारत है ना। रमेश गेलाय? Requesting others to please put themselves on mute. काय झालंय? हेलो, इंटरनेट मला आहे. काका तुमचा आवाज येतोय, रचना नायडू जे आहेत त्यांचा म्यूट करावा लागेल. संतोष येस. रचना नायडूंचा म्यूट कर. रचना नायडू. अच्छा मैडम, रचना नायडू कौन है? उन्होंने प्लीज फोन उसका, मेरे आवाज आ रही है आपको? ये थी सर। मतलब बीच बीच में कौन बात कर रहा है, तो मुझे आपको बताने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कि मुझे लग रहा है कोई क्या सवाल पूछ रहा है। तो कृपया फिर से मैं सबको विनंती करता हूँ कि आपका वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट कर दे। ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे जैसे हम अलग अलग वनस्पति लगाते गए, तो धीरे धीरे हमारे राई से लेके नारियल तक काफ़ी फसलें हमारे यहाँ होने लगी, सब्जियां होने लगी, पल्सेस होने लगी, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ने लगी। और आज की कंडीशन में हमारी मिट्टी में
ऑर्गेनिक मैटर 2.5 से ऊपर है, और उसकी वजह से ज़मीन की जो पोरासिटी है वो बढ़ गई, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ गई, और उसकी वजह से फसलों की उत्पादकता भी बढ़ गई। साथ में धीरे धीरे उसके ऊपर आने वाले कीटक, इंसेक्ट बढ़ने लगे, उनको खाने के लिए मित्र कीटक यानी प्रेडेटर आने लगे। इनकी संख्या बढ़ती जैसे गई, वैसे वैसे वहाँ पे पंछी आने लगे। और आज हमारे खेत में जो बायोडाइवर्सिटी हम जिसको बोलते हैं, बर्ड्स की बायोडाइवर्सिटी में हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड, जिसके फोटो हमारे पास है, 138 टाइप्स के बर्ड्स आते हैं जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं। थोड़ी दिक्कत आती है, कुछ फल भी खा लेते हैं। कोकण रीजन में होने वाले सब फ्रूट्स प्लांट है, 57 टाइप्स के स्पाइडर्स है, 6 टाइप के मेंढक है, 51 टाइप्स के बटरफ्लाइज है। अभी गए साल से हमने हमारे यहाँ पे बटरफ्लाइज का काउंटिंग और कौन सी वैरायटी है, कब दिखती है, उसका अभ्यास चालू किया है। फंगस का अलग अलग टाइप के फंगस हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में लकड़ियाँ नीचे ज़्यादा गिरने लगी, तो टहलियाँ, कोई भी वृक्ष मर गया तो उसके रूट्स वहाँ पे होने की वजह से ज़मीन में अलग अलग तरह के फंगस डेवलप होने लगी, जो जमीन की उर्वरकता और उत्पादकता के लिए काफी काम में आ गई। साथ में जो कई गुरु है उनके पास से सीखा हुआ, शुरू में जीवामृत से लेके पंचगव्य तक इस्तेमाल करके हमने हमारी जमीन की उर्वरकता बढ़ाई, फसलें बढ़ाई, और जो गलतियां की, अगले बार से गलतियां दोहरा नहीं गई, नई गलती की। तो अब हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में, हिंदुस्तान में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी इंसेक्ट, बायोडाइवर्सिटी इन बर्ड्स, बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल्स, रेप्टाइल्स। तो हमारे जो रीजनल, जो हम रीजन में रहते खेती करते हैं, वो रीजन के अनुसार वहाँ पे जो होने वाले जितनी किस्में हैं उसमें से कुछ किस्में हमारे यहाँ पे डेवलप हो गई, इनवाइट हो गई, और केचुए के साथ अलग अलग स्नेल तक काफ़ी कुछ बढ़ गया, जिसकी वजह से अभी हमारे खेत जो है वो पूरा फॉरेस्ट जैसे दिख रहा है। मैन मेड फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो बन गया। अभी उसके साथ में हमने जो फसलें लगाई थी, तो जो कंसेप्ट धीरे धीरे समझ में आ गई कि हम जो कर रहे हैं वो क्या, इसको क्या कहते हैं। तो ये जो हमने खेती की है, तो उसको आजकल की दुनिया में फूड फॉरेस्ट कहते हैं, बायोडायनामिक्स कहते हैं, परमाकल्चर कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये सब हमने 33 सालों में उसका ज्ञान लेके प्रयास किया है बढ़ाने का। तो अभी ये जो हमने प्रयास किया, उसके वजह से मुझे महाराष्ट्र शासन का सेंद्रीय कृषि भूषण जो रीजनल अवार्ड है, कोकण रीजन का मिल गया, 12-13 का। और मुझे कुछ लोग पहचानने लगे, तो उस वक्त मैंने कंसल्टेंसी चालू की थी कि मुझे जो जानकारी मिली है दूसरों को देके उनकी गलतियां कम करे, या वहाँ पे फिर से वो गलती ना दोहराए, और अच्छी तरह से उनकी खेती हो जाए। इसके लिए कंसल्टेंसी चालू की। उस वक्त ये मालूम पड़ गया कि लोगों को सीखना है, लेकिन सीखने का मौका नहीं है। तो फिर हमने हमारे खेत पे 2014 से सेंद्रीय खेती प्रशिक्षण वर्ग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किए, जिसमें हम लोग 16 विषयों के ऊपर हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण सुबह 9 से शाम को 5:30 बजे तक रहता है। 16 विषयों के ऊपर प्रशिक्षण रहता है। हर महीने के पहले हफ्ते 1 से 7 और तीसरा हफ्ता 15 से 21 तारीख को यह प्रशिक्षण रहता है, जिसमें अलग अलग विषय, जो मैंने कहा 16 विषय है, उसमें से 2 विषय जो है वो साल में एक ही बार होते हैं। जैसे कि बरसात में हमें क्या करना है, साथ में आम का हार्वेस्टिंग होगा तो आम का हार्वेस्टिंग कैसे करना है, और धान की खेती कैसे करनी है। तो धान साल में एक ही बार होता है, उसकी वजह से उसका ट्रेनिंग एक ही बार रहता है।
तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग है धान के बारे में है। तो हमारा पहला जो धान का ट्रेनिंग हुआ था उसमें हमने बीजों के ऊपर कुछ जानकारी ली थी। अभी ये जो आज का विषय जो है वो बीज संस्कार, और हमने जो चुनी हुई वैरायटी है वो वैरायटी के अनुसार हमें वहाँ पे कल्टीवेशन मेथड क्या होगी उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो पहला हम लोग बीज संस्कार के बारे में जानकारी लेंगे कि हर एक बीज के बाहर के आवरण के ऊपर फंगस के स्पोर्स यानी बीज चिपके हुए रहते हैं। जो फंगस कंट्रोल करने का एक काफ़ी आसान तरीका जो है वो है नमक। तो अगर हम नमक उसके ऊपर लगा देंगे तो फंगस कंट्रोल हो जाएगा। तो धान के खेती में जो अलग अलग फंगल इन्फेक्शन होते हैं जिसको मराठी में करपा कहते हैं, तो करपे के अलग अलग जो स्पीशीज है, प्रकार है, उसका कंट्रोल करने के लिए बीजों को नमक से प्रक्रिया की ली जाती है। बहुत आसान है। हमने जो बीज वैरायटी चुनी है वो वैरायटी 10 लीटर पानी में 300 ग्राम समुंदर का नमक डालना है और उसमें वो हमारे बीज डुबाने हैं। तो उसमें से जो नमक की वजह से पानी की घनता बदल जाती है और उसमें हल्के बीज ऊपर तैरते हैं और जो वजन में ज़्यादा है वो नीचे डूब जाते हैं। तो हल्के बीज हमें बाहर निकालने हैं, फिर से पानी घुमाना है, फिर से ऊपर जो धान के बीज आ जाएंगे हल्के होंगे वो बाहर निकालना है। ये हल्के बीज को अंकुरण होता है, हाँ अंकुरण होता नहीं ऐसे नहीं है, तो अंकुरण तो होता है लेकिन वो काफी कमजोर पौधा बनता है। तो पौधा अच्छा बनाने के लिए जिसको वजन अच्छा है, शुद्ध भी है और उसका जर्मिनेशन अच्छा है, वो हमें इस्तेमाल करना है। तो ये जब पानी में, नमक के पानी में जब हम घोल में बीज 5-1 मिनट डुबा के उसके अंदर घुमा के पानी घुमा के तैरने वाले धान का बीज निकाल देंगे तो नीचे जो बैठा रहेगा वो वजनदार बीज रहेगा। फिर हमें पानी निकाल देना है और अच्छे पानी से, मीठे पानी से फिर बीजों को धोना है, क्योंकि हमारे खेत में हमें नमक नहीं डालना है। तो ये डालने के बाद, धोने के बाद आखिर में हमें 10 लीटर पानी में 1 लीटर गौमूत्र डालना है। जो गौमूत्र अगर ताज़ा होगा तो बहुत बढ़िया है। उसमें 5 मिनट बीज डुबा के रखना है और बीजों को निकाल के छांव में सुखाना है। ये जो बीज संस्कार है ये बीज बोने से पहले 2-3 दिन ही करना है। उसके पहले अगर हफ्ता भर हम करके रखेंगे तो हवा में जो फंगल है उसका भी उसके ऊपर प्रकोप होने की संभावना होती है। ये बीज संस्कार करने से पहले जो अगर हमारे घर का बीज है, गए साल का बीज है, तो उसका अंकुरण होता है कि नहीं हमें देखना है। उसके लिए हमें 100 बीज लेने हैं और कोई भी न्यूज़पेपर जो है जो सस्ता में होगा वो लेना है। उसके ऊपर कतार में 10-10 बीज रखने हैं। उसके ऊपर पानी के पेपर के ऊपर पानी का छिड़काव करना है। ऊपर से दूसरा पेपर रखना है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है और पूरा गीला होना चाहिए। ये गीला होने के बाद पेपर को रोल करना है और अंधेरे जगह पे रख देना है जहाँ पे हवा मिल सके लेकिन सूरज की रोशनी ना मिले, क्योंकि बीज जो होता है अंकुरण होने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है। तो 4-5 दिन के बाद हमने फिर से खोल के अगर देखेंगे तो उसमें जितने बीज निकले, स्प्राउट हुआ है, अंकुरण हुआ है, तो उसके ऊपर हमारा परसेंटेज हमें मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे बीजों में से 100 बीजों में से हमारे 70 बीज अंकुरण हो गया, यानी हमारा 70% जर्मिनेशन है, हमारा 90% जर्मिनेशन है। तो जितना जर्मिनेशन होगा उसके अनुसार हमें कितने एकड़ में जो धान के बीज डालने हैं उसका कैलकुलेशन हमें मालूम है। तो जितना हमें लगना है उससे अगर अंकुरण कम हो रहा है तो बीज की मात्रा हम बढ़ा देंगे। जो हम अलग अलग राइस के कल्टीवेशन मेथड देखेंगे उसमें सबसे
बीज कम लगने वाली जो सिस्टम है, जिसको बोलते हैं श्री कल्टीवेशन मेथड, सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन मेथड, उसमें 1 एकड़ को 2 किलो बीज लगता है, हाइब्रिड को 8 किलो बीज लगता है, और पारंपरिक खेती जो करते हैं ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड, उसमें 40 किलो बीज लगता है। तो पहले हमें बीज बचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 किलो बीज में हमें 1 एकड़ जमीन आराम से लगनी चाहिए। तो 8 किलो बीज का अंकुरण जो हुआ है हमें चेक करके 8 किलो बीज बाजू रखना है। फिर बीज बोने के पहले 3-4 दिन हमें नमक का संस्कार करना है और छांव में सुखा के बीज को लगाने के लिए रेडी रखना है। तो ये हो गया हमारे बीज संस्कार, बीज अंकुरण क्षमता और बीजों का संस्कार। इसके बारे में किसी को दिक्कत है कुछ? हमारे सर एक हा, डाऊट होता. हाँ, सॉल्ट वॉटर मध्ये ते सीड्स किती वेळ ठेवायचं असतं? 3-4 मिनट रखना है, ओके ओके. क्योंकि उसका छिलका जो बाहर का आवरण है काफी कड़क है, तो उसको पानी पकड़ता नहीं है। तो अगर आप आधा घंटा रखेंगे भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अच्छा. 4-5 मिनट में हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि ओके जो ओके. हल्का बीज है ऊपर तैरेगा, तो उसको निकालने के बाद बीज को नमक के पानी में डाल के रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसको सब करने में 5-6 मिनट लगते हैं। अभी आगे जो हमारी कल्टीवेशन मेथड है, उसके पहले हमें धान का जो आयु है, उसकी जो कितना दिन जिंदा रहेगा, और उसके शिशु अवस्था, बचपन अवस्था, रिप्रोडक्शन अवस्था कैसे आएगी, कभी आएगी, इसके बारे में एक थंब रूल है जो उसकी लाइफ स्पैन है। जैसे कि हमने अगर रत्ना करके धान की वैरायटी है, बोल्ड और पेस्ट को रेजिस्टेंस है, वो जो वैरायटी है वो 120 दिन की है। तो 120 दिन की वैरायटी के उसके आयु में 5 अवस्था होती है: शिशु अवस्था, बाल अवस्था, रिप्रोडक्शन अवस्था, प्रोडक्शन और मैच्योरिटी। तो ये 5 अवस्था 120 को हमने 5 से भाग दिया, डिवाइड किया, तो 120 भागिले 5 यानी 24 दिन हो गए। तो उसकी जो नर्सरी अवस्था है, शिशु अवस्था, वो 24 दिन की है। ट्रेडिशनल नॉलेज में, परंपरागत खेती में 6 पत्ते आने के बाद रिप्लांटेशन किया जाता है, यानी लावणी की जाती है, लावणी पद्धति में। तो जो अवस्था है धान की, तो शिशु अवस्था में वो नर्सरी अवस्था है, बाद में बाल अवस्था में उसको टिलर्स आने वाले हैं, और टिलर्स आके जब बाल अवस्था खत्म हो जाएगी, रिप्रोडक्शन अवस्था आएगी, तो 3/5 में उसको वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, पोट्री में आए जिसको बोलते हैं, और आखिरी में वो बाहर फली बाहर आएगी, और लास्ट के जो 24 दिन में फली बाहर आके वो दाना पूरा सूख के मैच्योर हो जाएगा। तो ऐसी उसकी हर एक की 24 अवस्था रहती है। ये 120 दिन की धान की है। अगर धान हमारा 145 दिन का है, तो उसको भागेले 5 करके वो हम आगे रिप्लांटेशन भी आगे जा सकता है, या उससे कम है। यानी अभी हिंदुस्तान में धान की 60 दिन से लेके 180 दिन तक वैरायटी है। और ये वैरायटी मुझे भी ताज्जुब हुआ था जब मैंने उसके बारे में सीखना चालू किया। तो हिंदुस्तान में पूसा के पास हमारे सीड बैंक जो है, उसमें 1,37,000 बीजों का संग्रह है, जो अलग अलग मौसम में, अलग अलग बरसात में, अलग अलग पीएच के जमीन में धान होने की संभावना है। तो ये जो इतनी वैरायटी है, उसमें वैरायटी में सुपर फाइन, फाइन, लॉन्ग, लॉन्ग एंड बोल्ड, बोल्ड और सेंटेड, या कुछ स्पेशलाइज, यानी कलर उसका अलग होगा, या उसको कुछ अलग काम के लिए, दवा के लिए काम में आएगा, ऐसा अलग अलग वैरायटी होती है। तो ये कल्टीवेशन मेथड में 6 कल्टीवेशन मेथड है। उसमें पहला जो है, जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे होता है
बीज सीधा जमीन में बो के किया जाता है। दूसरा है ट्रेडिशनल नॉलेज में, जिसको हम लोग लावणी बोलते हैं, कीचड़ बना के रिप्लांटेशन किया जाता है। तीसरा है डॉक्टर नारायण सावंत करके एक साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने धान की कल्टीवेशन मेथड निकाली, कीचड़ बनाने के बाद ही की जाती है वो, उसको बोलते हैं 4 सूत्री कल्टीवेशन मेथड। उसके बाद हमारे एक काफी सीनियर दोस्त है, गुरु है, चंद्रशेखर जी भरसाड़े, उनको कृषि रत्न पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो। उन्होंने धान के ऊपर काफी काम किया है, और वो काम में उनकी जो कल्टीवेशन मेथड है उसका नाम है SRT, सगुड़ा राइस तंत्रज्ञान। और चौथा है श्री मेथड, सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन मेथड, जो अभी दुनिया के राइस कल्टीवेशन में से 70% लोग इस तरह से कल्टीवेशन करते हैं। और जो आगे की ये है वो इन क्राइसिस मैनेजमेंट, अगर हमारी बीज बोने का समय गया, समय चला गया, जमीन की जो गर्मी थी खत्म हो गई, जमीन ठंडी हो गई, अभी अंकुरण होने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए जो बीजों को भिगा के उसको अंकुरण करके फिर स्विंग किया जाता है, उसको बोलते हैं रोउ पेरा, यानी बीजों को अंकुरण करके किया हुआ कल्टीवेशन मेथड। तो ऐसे 6 तरीके हैं कल्टीवेशन में, उसमें से हम लोग धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जानकारी ले जाएंगे। पहला जो है, बीज जमीन में सीधा बीजों को जमीन में डाल के उसको कल्टीवेशन किया जाता है। जहाँ पे बारिश काफी कम है उस जगह पे खरपतवार का नियंत्रण, खरपतवार आती ही नहीं, खरपतवार आने तण। हम ये कल्टीवेशन हमारे परंपरागत जो नॉलेज में कल्टीवेशन मेथड जो है भाताची लावणी, राइस कल्टीवेशन कीचड़ बना के किया जाता है, उसकी वजह यह है कि खरपतवार जो बरसात में आने वाली है उसकी स्पर्धा हमारे राइस से ना हो, चावल के फसल से ना हो। तो हमारी खरपतवार का नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका पुरखों के ध्यान में आ गया कि ये जो खरपतवार उग चुकी है उसको अगर हम लोग कीचड़ बना के जमीन में गाड़ देंगे तो उसका खाद भी बनेगा और खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाएगा, और साथ में तब तक हमारे नर्सरी में पौधा बढ़ेगा, और सीधा बड़ा हुआ पौधा अगर हम वहाँ पे जो उसका स्पेसिंग रखा है हमने, 2 फसल पैडी के झाड़ के बीच का फासला, तो अगर वो अच्छी तरह से रखेंगे तो कुछ ही दिनों में 20-25 दिनों में वो पूरी कवर जमीन कर देगा, तो खरपतवार कम आएगी। तो खरपतवार कम होने के लिए कीचड़ बनाया जाता है। लेकिन जहाँ पे बारिश कम है, कुदरत का उसूल है, जहाँ पे बारिश कम है वहां पे जमीन को कवर करने के लिए नेचर खरपतवार बढ़ाता ही नहीं, क्योंकि बारिश ही कम है। और जहाँ पे बारिश है वहां पे खरपतवार बहुत होती है, क्योंकि जमीन को, मिट्टी को संभाल के रखना नेचर इम्पोर्टेंट समझता है, कुदरत इम्पोर्टेंट समझता है। तो ये नेचर को संभालने के लिए, मिट्टी को संभालने के लिए खरपतवार बढ़ती है। हम जिसको खरपतवार कहते हैं वो जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को संरक्षण करने के लिए, या ऊपर रहने वाले अलग अलग सजीवों का पोषण होने के लिए जो वनस्पति उगती है, लेकिन वो हमारे फायदे की नहीं, आदमी के फायदे की नहीं है, इसके लिए हम उसको खरपतवार बोलते हैं, तण बोलते हैं। तो चावल में, धान में खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नेटिव है, और हमने जो राइस लगाया है, चावल लगाया है, धान लगाया है, वो बाहर का है, तो उसमें काफी स्पर्धा होती है, और जो नेटिव है वो जोर से बढ़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जब हम कीचड़ बनाते हैं, बार बार जमीन को जोतते हैं, तो फिर खरपतवार होती ही नहीं। लेकिन ये भी अनुभव आया है लोगों को कि बरसात के नक्षत्र जो है, 9 नक्षत्र है, 9 नक्षत्रों में हर एक नक्षत्र 13.5 दिन का यानी 14 दिन का होता है। हर 14 दिन को नया खरपतवार स्प्राउट होता है।
यानी अंकुरण होता है, उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है और वो बढ़ने लगता है। तो कुदरत ने जो नेचर का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसमें जमीन को कवर करने के लिए, अगर ये मर गया तो उसकी जगह कौन लेगा, वो मर गया तो उसकी जगह कौन लगा, बैकअप काफी स्ट्रांग रहता है। और ये बैकअप का जो बैंक है, सीड बैंक, वो सॉइल में कम से कम मिट्टी में 5 साल जिंदा रह सकता है। तो खरपतवार तो आती ही रहेगी हर 14 दिन में, तो जब हम कीचड़ बना के करेंगे तो 14 दिन खरपतवार नहीं आएगी। तो जहाँ पे बारिश कम है, जैसे कि मराठवाड़ा है, महाराष्ट्र के कुछ सातारा के कुछ भाग है, इलाके है जहाँ पे बारिश काफी कम है, 1000 मिलीमीटर से कम है, वहां पे बीज बो के धान की खेती की जाती है। तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं बीज पेरून कल्टीवेशन मेथड। उसमें जो बीज, दो बीज के कतारों का दो बीज के अंदर जो फासला है, वो बीज छोड़ने वाला पाभर करके एक टूल रहता है जो बैलों से ऊपर चलता है। अभी ट्रैक्टर के पीछे भी एक बॉक्स आता है जिसके अंदर बीज रखा होता है। तो कतार के लाइन में 6-6 इंच के ऊपर बीज गिरता है। छोड़ने वाला, उसका जो स्किल है, वो स्किल से आराम से ऐसे ही छोड़ेगा कि बीज के दो बीजों का फासला 6 इंच से ज्यादा ही रहेगा, 1 फुट भी नहीं रहेगा और 4 इंच भी नहीं रहेगा, 6 इंच या 9 इंच ही रहेगा। और दोनों कतारों के बीच में हमारे धान की जो वैरायटी है उसकी ऊंचाई कितने होगी उसके अनुसार 9 इंच से 1.5 फीट तक रहता है। तो ये हो गया सीधा बीज जमीन में बो के। बारिश होने के बाद जमीन में जब वाष्पा स्थिति होती है, यानी जमीन में टेम्परेचर है और हवा है, उस वक्त ही बीज का जमीन में बोया जाता है। उसके बाद में अगर हम बीज बोएंगे तो पानी से वो फैल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर जमीन का नहीं होगा, मिट्टी का नहीं होगा, तो अंकुरण नहीं होगा। तो जो जहाँ पे हम लोग सीधा बीज स्विंग करते हैं, बीज जमीन में डालते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि जमीन का वाष्पा स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी वक्त बीज बोया जाता है। दूसरा जो है कल्टीवेशन मेथड, वो है ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत कृषि विज्ञान। उसमें 24 दिन पहली नर्सरी बनाई जाती है। नर्सरी बनाने के लिए वहां पे खरपतवार के बीजों को मारने के लिए वहां पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल के, सूखा ऑर्गेनिक मैटर डाल के वो जमीन को जलाया जाता है, जिसको राप बोलते हैं। और वो जमीन को जलाने के बाद वहां पे जमीन पे मिट्टी के ऊपर रहने वाले जो खरपतवार के बीज है वो जल जाते हैं। साथ में जमीन का कुछ ऊपर का हिस्सा स्टरलाइज होता है, यानी रोग भी चले जाते हैं और जमीन का थोड़ी सी पोरासिटी बढ़ जाती है। तो ये राप करने की वजह से कोकण रीजन में या बहुत सी जगह पे ऑर्गेनिक मैटर सब जला के खत्म हो गया और हमारी जमीन के सॉइल इरोजन काफी गति से हो गया। जब राप की पहली सिस्टम जब निकली तब हमारे आजू बाजू में काफी जंगल था, और जंगल में से हमें खेती करने के लिए जगह जो हमने बनाई थी उसका संरक्षण करने के लिए सबसे आसान तरीका उन्हें मालूम पड़ गया कि जमीन जला दो, तो फिर वहाँ खरपतवार भी नहीं रहेगी और ऐश जो है, राख जमीन में जाएगी, तो सॉइल की पोरासिटी बढ़ेगी, रोग कम हो जाएंगे और हमारी फसल अच्छी तरह से आ जाएगी। तो अभी के ज़माने में राख बनाने की गलती मत करो। जमीन को जलाना गलत बात है। जो ऑर्गेनिक मैटर आप जलाने के लिए इस्तेमाल करने वो इकट्ठा करके रखो, कीचड़ बनाने के बाद जमीन में डाल दो। तो हमारे जब चावल लगाते लगाते पीछे आएंगे धान के रिप्लांटेशन करते हुए, तब सब ऑर्गेनिक मैटर जमीन में जाएगा और मिट्टी की उर्वरकता बढ़ेगी, सॉइल की पोरासिटी भी बढ़ेगी। तो उसकी वजह से सॉइल कंजर्वेशन भी होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होगा, और जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने की वजह से वहां पे अच्छी तरह से फसल आ जाएगी। तो पारंपरिक इसमें ट्रेडिशनल नॉलेज में जो हम लोग जमीन जला के वो नर्सरी बनाते थे, उसका अलग अलग नाम थे वो जगह के, कि कोई दाइटा बोलता था, कोई राप बोलता था, और आज भी बोलते हैं। तो वहां पे बीज डाले जाते हैं। जो बीज, जो हमने बीज संस्कार किए हुए हैं, बारिश होने के बाद डालते हैं, या कोकण रीजन में कई जगह पे
रोहिणी नक्षत्र जो है वो 24 या 25 मई को निकलता है, तो तभी बीज डालते हैं। जमीन को हल चला के जोताई जाती है और उसको हल्का सी जोताई करके बीजों को ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है और उसके ऊपर से कुछ एक टूल बनाते हैं जिससे मिट्टी ऊपर बह जाएगी और वो सब बीज झक जाएगा। बीज को इतना ही नीचे डालना है कि जितने हमारी धान की थिकनेस है, जाड़ी है, उससे 2 या 3 गुना ही नीचे जाना चाहिए। ज्यादा नीचे गया तो अंकुरण होने में दिक्कत आती है। तो ये डालने के बाद अभी काफी समस्या ये आ गई है कि जो शहर के वासी है जो है वो काफी प्यार से कबूतर को जो धान खिलाते हैं, जिसको इंग्लिश में पिजन बोलते हैं, तो काफी खेतों के बाजू में पिजन आके वो पंछी आके धान के बीज खा जाते हैं। और जब हम बाजार से बीज लाते हैं तो ये बीज डालना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हमारे पैसे पंछी खा जाएंगे। तो अभी हमारे बीज बोने की जो तरीका था 25 या 24 मई के, उसके बदले में एक बारिश होने के बाद जब हवा में नमी आएगी, मिट्टी में नमी आएगी, तो उसको बीज डाले जाते हैं। और बीज डालने के लिए स्किल का आदमी होना चाहिए। जो 1 एकड़ बीज डालने के लिए, अगर हमें 1 एकड़ धान लगाना है तो उसको 10 गुंठा जमीन चाहिए। और बीज इतने नजदीक भी नहीं आने चाहिए कि हर पौधा पतला निकले, और इतने लंबे भी नहीं आने चाहिए कि जो बीच में खरपतवार बढ़ जाए। तो बीज के दोनों बीजों के फासला ये अनुभव के ऊपर होता है और वह डालने वाला स्किल जिसके पास है। नहीं तो एक ही जगह पे काफी बीज गिर जाएंगे, दूसरी जगह पे खाली जगह रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये बीज डालने के बाद तीसरे चौथे दिन उसका अंकुरण होता है। तो अंकुरण होने के बाद गिना जाता है। तो अंकुरण होने के बाद ट्रेडिशनल नॉलेज में 24 दिनों के बाद रिप्लांटेशन होता है, यानी लावणी होती है। तो ये जो लावणी होती है, ये लावणी करने के लिए 3 काफी समस्या बड़ी है। एक जो है कि कीचड़ बनाने के लिए हमारे खेत में पानी चाहिए। इतना भी पानी नहीं चाहिए कि जो हम ट्रैक्टर से चला रहे तो कहाँ टिलिंग हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो खेत में होने की पानी, कितना पानी है उसके ऊपर कीचड़ बनाया जाएगा क्या नहीं जाएगा तय होता है। दूसरा अभी समस्या यह है कि हर जगह पे बैलों के ऊपर जो खेती होती थी वो खत्म हो गई। अभी छोटे छोटे गांव में भी, ट्राइबल्स में भी पावर टिलर से जुताई की जाती है। तो पावर टिलर तो एक ही है, या ट्रैक्टर 1 या 2 है गांव में। तो उसके पीछे नंबर लगते हैं कि मेरी जुताई कब करोगे, मेरी जुताई कब करोगे। तब जुताई करने के लिए जैसे मैंने कहा, पहला पानी खेत में होना चाहिए। ज्यादा पानी हो गया तो जुताई नहीं होगी। ट्रैक्टर अवेलेबल होना चाहिए। और ये सब होने के बाद जब हम रिप्लांटेशन करेंगे उसके लिए आदमी बहुत लगते हैं। 1 एकड़ जमीन में रिप्लांटेशन करने के लिए अप्रोक्सीमेटली कम से कम 20 आदमी तो लगते हैं। तो ये आदमी भी होने की आवश्यकता है। ये 3 अवस्था जो अगर हमारे पास है तो हमारे समय के ऊपर रिप्लांटेशन हो जाएगा। अभी समस्या ये है कि 24 दिनों के बाद हम रिप्लांटेशन करने जाएंगे। उसके आगे ये सब समस्या को देखते हुए अगर हमारे 30वें दिन हमारा रिप्लांटेशन हो गया तो नर्सरी में ही उसको ट्रिलर्स आ जाते हैं, फुटवा जाता है, तो हमारा फसल का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। तो ये जो मैंने कहा कि उसकी शिशु अवस्था जो है, शिशु अवस्था खत्म होने से पहले वो खेत में जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे वो मुमकिन नहीं होता है। 5-10% लोगों को ये मुमकिन होता है, जिसके पास आदमी है, खुद का पावर टिलर है, वो कर सकता है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज में ये जो बड़ी दिक्कत ये है कि बीजों को ज्यादा बीज लगते हैं, उसका बीज संस्कार नहीं करते। साथ में कितने फासले के ऊपर लगाना है वो अच्छी तरह से नहीं करते। रैंडमली वो हाथ से लगाते जाएंगे और उसमें फासला जो है वो 30 यानी 9 इंचेस रहता है। और रैंडमली लाइन में नहीं है
तो कुछ दिनों के बाद जब बढ़ जाता है तब जोर से हवा आ गई तो ये एक दूसरे के ऊपर गिरता है और धान की खेती पूरे फली आने के बाद गिरने की संभावना बहुत हो जाती है। बीच में से हवा आने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये जो हवा आने के लिए जगह अगर नहीं है तो फिर हमारी फसल गिरने की संभावना है, नंबर एक। और दूसरा जो है कि हमारे धान का जो पौधा है वो अगर हमने 9 इंच पे लगाया है, उसका जो रिकमेंडेड स्पेसिंग है कतारों के बीच में 25 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 20 सेंटीमीटर। अगर ये कम हो गया तो वहां पे वो जो उसके रूट जोन में जो जमीन के अंदर जो खाना है धान के लिए वो कम हो जाती है, तो वहां पे पौधा कम बढ़ जाता है। जहाँ पे नजदीक लगाओगे तो उसकी जो बढ़ोतरी ऊंचाई में बढ़ती है सनलाइट लेने के लिए, और पतला टिलर्स आते हैं या टिलर्स ही कम आते हैं। तो ये जो हमें लगाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि 9 इंच बाय 9 इंच, अगर वो हमारी धान की ऊंचाई 3 फीट से ऊपर है, 4 फीट है, तो फिर 1 फीट बाय 1 फीट अगर हम नहीं कर पाए तो हमारी फसल का उत्पादन कम आएगा। साथ में हमारे पारंपरिक ट्रेडिशनल नॉलेज में वो जब नर्सरी से पौधा उखाड़ता है तब उसका एक बंच बनाता है जिसको मूठ बोलते हैं। तो जो मूठ है वो झुक के लगाना पड़ता है, हर एक निकाल के जमीन में लगाओ कीचड़ में, तो उसको कमर में काफी दर्द होता है। तो वो कब खड़ा रह पाएगा कि हाथ की जो मूठ में जो नर्सरी के पौधे हैं धान के, वो जब खत्म हो गए तो सीधा खड़ा रहेगा, थोड़ा झुकेगा। तो हाथ के मुठ के पौधे जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए वो एक ही जगह पे 1-2 के बदले में 4-5 लगा देता है। तो उसकी वजह से हमारे 1 एकड़ के लिए बीजों का 40 किलो बीज लगने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हाइब्रिड राइस हमारे कल्टीवेशन मेथड में आ गया 15-20 साल पहले, तब एक ही पौधा जगह पे लगाने की जो आदत धीरे धीरे लग गई, तो उसकी वजह से 8 किलो बीज काफी हो जाते हैं। तो हमें एक ही जगह पे 1 या 2 ही पौधे लगाने हैं। कि आप घर में 2 आदमी हो, 2 आदमी के लिए खाना बनाया है और हम 10 आदमी आ गए वहां पे, तो खाना किसको दोगे? उसी तरह से एक ही जगह पे जब 2 पौधे बढ़ने के लिए जमीन के अंदर उर्वरकता है, वहां पे अगर हमने 5-10 लगा दिए तो कौन बढ़ेगा? तो ऑटोमेटिकली उसकी असर ये हो जाता है कि जो फली है वो फली बहुत छोटी आ जाती है और उसके दाने भी कम रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ वैरायटी लगाओ, कौन सी भी, तो उसकी फली की लंबाई कितनी है, फली में दाने कितने हैं, उसमें से अच्छे दाने कितने हैं, और 1,000 दानों का वजन क्या है, ये हर एक का रिकॉर्ड करके रखने की हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे खेत की ये प्लॉट की कौन सी वैरायटी ज्यादा उत्पाद देती है, या ज्यादा गुणवत्ता की रहती है, या उसको कीड़ा कम लगता है, रोग कम लगते हैं। तो हमारी फसल की उन्नति के लिए हमें ये जानकारी रखने की जरूरत है। तो आज तक आपने नहीं किया होगा तो अगली बार आप करते जाओ कि फली जब निकलेगी रैंडमली 10 फली निकालनी है, गिनने हैं, लंबाई गिननी है, उसमें दाने कितने हैं, भरे हुए दाने कितने हैं, वो लिख के रखने हैं। और 1,000 दानों का वजन क्या है, जितने दाने ज्यादा बैठेंगे उतने वो राइस की वैरायटी अच्छी है, जितने दाना कम बैठेंगे उतना वो ज्यादा जाड़ा है। तो जाड़ा राइस जो है वो रोटी के लिए या इडली के लिए इस्तेमाल होता है, और फाइन वैरायटी जो है वो खाने के चावल के लिए हो जाती है या पुलाव के लिए हो जाती है। उसके अलग अलग गुणों के अनुसार अलग अलग होती है। तो ट्रेडिशनल मेथड में ये किया जाता है, और उसमें जो खाद है, खाद की काफी मात्रा में जो जरूरत है धान को, वो है नाइट्रोजन, ऐसा लोगों को लगता है। तो नाइट्रोजन यूरिया देने की वजह से 4-5 दिन में काफी काला चावल हो जाता है, राइट फील्ड दिखता है। और साथ में ये भी लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि जब हम रिप्लांटेशन करेंगे तो रिप्लांटेशन करते जब खड़े होंगे तो खेत पूरा फसल से कवर किया हुआ दिखना चाहिए।
असल में खेत में रिप्लांटेशन हुआ है कि नहीं, ऐसा शक आना चाहिए। इतना पतली हमारी कल्टीवेशन होनी चाहिए। एक जगह एक या दो पौधे लगाने हैं, 9-9 इंच पे लगाने हैं। तो ये अगर हम कर पाए तो हमारी फसल वही बीजों में दुगनी होने की संभावना 90% है। और साथ में अच्छा फासला रखने की वजह से कीड़ों का प्रकोप, रोगों का प्रकोप और बीज संस्कार करने की वजह से रोग आने की संभावना होती ही नहीं है। अगर यह ट्रेडिशनल मेथड में जो हम लोग करते थे, उसमें ये ड्रॉबैक थे, बीजों ज़्यादा लगते थे और एक ही जगह पे हम 4-5 पौधे लगाते थे, नज़दीक नज़दीक लगाते थे। तो ये हमको कंट्रोल करना है। साथ में और एक देखा गया है कि महाराष्ट्र के कोकण रीजन में जब हम नर्सरी से पौधा उखाड़ते हैं और उसका बंज बांधते हैं, तो बंज बांधने के बाद जब हम रिप्लांटेशन करते हैं तो एक्चुअली कोकण रीजन छोड़ के उत्तर भारत में जहाँ पे धान होता है सब जगह पे पौधा जैसे जमीन से निकाला है उसी तरह से जड़ जमीन के पास, और उसके जो पत्ते हैं ऊपर आएंगे, ऐसे हाथ मुट्ठी में पकड़ते और ऐसा पकड़ के लगाते हैं। तो इसमें हाथ को दर्द कम होता है और स्पीड से काम होता है। कोकण रीजन में उल्टा करते हैं, तो रूट्स ऊपर है और पत्ते नीचे, तो हर पकड़ के ऐसा ट्विस्ट करके लगाया जाता है। तो ये जो मोशन है, ये मोशन से पौधा ज्यादा कीचड़ में जाता है, और पौधा ज्यादा कीचड़ में जाने के बाद जब हम ऐसे उंगली में पकड़ते हैं तो ये जो नाखून है वो पौधे को लगता है और वहाँ पे रूट्स बेंड हो जाते हैं, तो वहाँ पे इंजरी होती है। और उसको आप अच्छी तरह से देखोगे तो पौधे को नीचे गांठ रहती है छोटी सी, वो ज्यादा नीचे गई तो उसके ऊपर दूसरी गांठ आती है और फिर पौधा बढ़ने लगता है। तो जमीन में रिप्लांटेशन होने के बाद, कीचड़ में रिप्लांटेशन होने के बाद जो जिंदा रहने के लिए 5-6 दिन लेता है। तो 24 के आगे 5-6 दिन, तब तक टिलर आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये हमें उसमें दिक्कत ये दिख रही है कि भाई 24वें दिन में वो खेत में जिंदा रहना चाहिए। तो उसके लिए उसके पीछे 5-6 दिन माइनस करके अगर हम लगाने का प्रयास करेंगे, रिप्लांटेशन का प्रयास करेंगे, तो टिलर्स भी ज़्यादा आएंगे, ईल्ड भी ज़्यादा आएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड में यूरिया का इस्तेमाल होता है और यूरिया की वजह से पौधा जो है काफ़ी कमज़ोर होता है, बढ़ता जोर से है, लेकिन कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। जहाँ जहाँ पे यूरिया डाला है वहाँ पे कीड़े लगने की संभावना होती है। धान की खेती में सबसे अहम कीड़ा जो है, इम्पोर्टेंट कीड़ा जो है, वो है येलो स्टेम बोरर। तो पूरे झाड़ के अंदर जाके वो अंदर का स्टेम खा जाता है, तो उसकी जो फली आती है वो सफ़ेद फली आ जाती है, उसके अंदर दाना नहीं रहता। तो येलो स्टेम बोरर के रेजिस्टेंस वैरायटी है, या आपको यूरिया नाइट्रोजन नहीं देना है। तो नाइट्रोजन कम दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कीड़े कम हो जाएंगे। उसके बाद में डॉक्टर नारायण सावंत करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिलीपाइंस में अच्छी तरह से राइस रिसर्च स्टेशन में काम किया और उन्होंने एक ट्रेडिशनल मेथड से अलग मेथड बनाई जिसको बोलते हैं 4 सूत्री भात। तो 4 सूत्री में 4 सूत्र ये जो है कि पैडी हंस की राख नर्सरी को दे, 1 स्क्वायर मीटर को 1 kg। पैडी का पौधा जो है कीचड़ में डाल दे और वो कीचड़ में उसके ऊपर उसका खाद बन जाएगा। गिरी पुष्प करके एक ग्लिरिसीडा करके एक झाड़ है जिसके पत्ते मैन्योर करके डालेंगे तो अच्छा खाद बन जाएगा, धीरे धीरे कंपोस्टिंग हो जाएगा। और चौथा है पर्टिकुलर स्पेसिंग 25/20, कतार से कतार 25 और प्लांट से प्लांट 20। तो ये फासला रखेंगे तो 4 सूत्र हो गई। और उसके बीच में ये जो कल्टीवेशन मेथड है इसमें यूरिया ब्रिकेट इस्तेमाल की जाती है, यानी रासायनिक खाद इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरिया ब्रिकेट 2.4 ग्राम की होती है, जिसमें 60% नाइट्रोजन यानी यूरिया है और 40% DAP डाया अमोनियम फॉस्फेट है, जिससे फॉस्फेट भी मिलता है, यूरिया भी मिलता है। और ये 4 पौधों के बीच पे लगाया जाता है गोली, तो उसकी वजह से लीच आउट नहीं होता है, खाद बाहर नहीं जाता है।
जो हम लोग किसी भी फसल को रासायनिक खाद जब देते हैं तो उसमें से चावल के स्पेसिफाई 15 से 20% ही चावल को मिलता है, बाकी बह जाता है। तो ये 4 सूत्रों में नारायण सावंत के प्रयोग से काफी अच्छी तरह से धान की खेती होने लगी। इसमें दिक्कत एक आ गई कि ये जो रस्सी लगा के प्लांटिंग किया जाता है तो उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, और काफी जगह पे ये समय ज्यादा लगता है करके करना बंद किया, और काफी जगह पे समय कब ज्यादा लगता है लेकिन आगे की मेंटेनेंस बहुत कम है, इसके लिए लगाने का तरीका बढ़ गया। महाराष्ट्र के सह्याद्री के ऊपर का मावड़ात ये काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है, और कोकण में काम नहीं कर रहा है। उसके बाद में जो है वो जो है SRT सगुणा राइस तंत्रज्ञान, इसमें काफी कुछ फायदा है, लेकिन सीजनल फायदा बहुत है, शॉर्ट टर्म फायदा बहुत है, लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर काफी शक है। क्योंकि उसकी वजह से उसमें जो इस्तेमाल करने वाली 2 चीज जो है, एक जो है वीडीसाइड यानी तणनाशक खरपतवार नियंत्रण का रसायन, तो उसमें एक पहला जो होता है नॉन सिलेक्टिव और दूसरा होता है सिलेक्टिव। तो ये दोनों के वजह से खरपतवार आती ही नहीं। जो नॉन सिलेक्टिव है वो है ग्लाइफोसेट, जिसके पूरे वर्ल्ड में उसके ऊपर काफी बहस है, और आधा वर्ल्ड बोलता है उसको बैन लाना है, आधा वर्ल्ड बोलता है बहुत अच्छा है। और दूसरा है बीज बोने के बाद वहां पे एक फिल्म बनती है स्प्रेइंग से, जिसका नाम है गोल, वो सिलेक्टिव है, धान छोड़ के बाकी सब मर जाता है, ऊपर ही नहीं आ पाता। और यूरिया, तो इसके वजह से ये SRT के वजह से काफी जमीन, मेरे एक दोस्त है जो 21 एकड़ जमीन 3 आदमी में करते हैं। ये बीज हम वैसे लगाते हैं SRT मेथड से, फिर चावल का हार्वेस्टिंग मशीन है और मिलिंग मशीन भी उनका पास है, तो 3 आदमी में पूरे इतनी जमीन, एकड़ जमीन आराम से हो जाती है। दिक्कत यह है कि उसमें केमिकल इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फायदा यह है कि उससे जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ता है। तो शॉर्ट टर्म विजन में भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है, लेकिन शक की बात यह है कि उसमें जो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल होता है उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में एक पूरे सबकी मंजूरी नहीं है। उसके बाद में एक सिस्टम आई जिसको बोलते हैं श्री मेथड। ये जो बहुत फंटास्टिक मेथड है, वर्ल्ड के आधे से ज़्यादा लोग ये सिस्टम लगाते हैं, सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन मेथड, SRT और SRI। इसमें फर्क ये है, SRT सगुणा राइस तंत्रज्ञान और SRI इज ए राइस कल्टीवेशन मेथड, सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन मेथड। तो इसमें जो है कम उम्र के पौधे नर्सरी से लगाए जाते हैं। जो मैंने पहले आपको कहा था कि हमारा धान का 55 शुरू होने से पहले वो खेत में जिंदा रहना चाहिए। तो इसमें पौधा अंकुरण होने के बाद 10 या 12 दिन से लगाना चालू हो जाता है, और 15 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो उसमें पौधा इतना ही ऊंचा रहता है, तो वो पौधा इतना ऊंचा होने के से उसके बंज बनाने में तकलीफ होती है, और शक रहता है कि ज्यादा बारिश हो गई तो पूरा धान पानी में डूब जाएगा और सड़ जाएगा। इसमें वर्ल्ड में अभी 1 एकड़ को 2 किलो के ऊपर लोग आ गए हैं। इसकी कल्टीवेशन जितने जल्दी करोगे उतनी लंबाई ज्यादा रहती है। अगर हमने 10-12वें दिन में चालू की तो बीज का फासला कतारों का 1.5 फीट और प्लांट टू प्लांट 1 फीट का रहता है। ऑटोमेटिकली बीज बहुत कम लगता है, और फली बहुत ही अच्छी तरह से आती है, और उत्पाद भी ज्यादा बढ़ता है। एक ही इसमें शक है, थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है। ज्यादा बारिश आ गया और खेत का पानी बाहर निकालने के लिए अच्छी तरह से हमने रास्ता नहीं बनाया होगा तो पौधा सड़ जाएगा। इतने इसमें दिक्कत है, बाकी बहुत ही आसान है, और ये सब ऑर्गेनिक मेथड से किया जाता है। तो ये आप सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो SRI आपको सिस्टम पूरी जानकारी मिल जाएगी।
और ये ज़्यादा करके ऑर्गेनिक में होता है। अभी और एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण। तो पैडी प्लांटर आ गए हैं जो पूरे एशिया के जापान जैसे लोग देश में काफ़ी इस्तेमाल होती है। तो उसमें नर्सरी, मैट नर्सरी होती है, मैट निकाल के वो प्लांटर में लगाए जाते हैं और वो प्लांटर दो दो पौधे निकाल के जमीन में उसका रोपण करता है। तो उसमें 2 घंटे में 1 एकड़ जमीन की प्लांटिंग हो जाती है। तो एटमाइजेशन जो है, एटमाइजेशन अभी देश में आगे बहुत सी स्पीड से बढ़ रहा है क्योंकि खेत काम करने के लिए आदमी नहीं मिलते। तो पैडी प्लांटर, पैडी हार्वेस्टर, पैडी मिलिंग करने के सब अभी एटमाइजेशन हो रहा है। तो ये सब करने की अभी की जरूरत है। अभी समस्या ये है कि ये जो मशीनरी है महंगी है और हम सब छोटे किसान हैं और वो मशीन भाड़े किराए पे ऊपर मिलती नहीं है और उसके मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए आजू बाजू में मैकेनिक नहीं है। लेकिन एटमाइजेशन चावल का हो चुका है, स्पीड से बढ़ने वाला है। तो ये जो हमने 5 तरीके देखे कि कल्टीवेशन मेथड, तो कल्टीवेशन मेथड में हमें जो कल्टीवेशन टाइप हमने देखे उसमें हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने के लिए मैं गए कुछ सालों से एक काम कर रहा हूँ कि कीचड़ बनाते वक्त हम हर गुंठे को यानी 1000 स्क्वायर फीट को ½ किलो नीम की फली और ½ किलो बोन मिल यानी 1 किलो एक गुंठे को मैं दे रहा हूँ। तो उसकी वजह से बोन मिल से फॉस्फेट मिलता है और रूट्स और उसका खोड़ जो है ट्रंक अच्छा बनता है और नाइट्रोजन धीरे धीरे मिलने की वजह से प्लांट अच्छा बढ़ता है। और नीम की फली से जमीन के अंदर जो कीड़े हैं, नुकसान करने वाले पेस्ट है, उसका भी कंट्रोल होता है। साथ में अभी आईसीआर ने एक ये निकाला है ब्लू ग्रीन algae, उसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो अच्छी तरह से हमारी फसल की बढ़ोतरी होगी। उसके साथ में अजोला करके आया है, जो अजोला हम प्रोपोगेट करके कीचड़ बना के हमारे खेत में डाल देंगे तो फिर वो प्रोपोगेट हो जाएगा और उसको नाइट्रोजन देगा। तो ये जो सब तरीके हैं ये हमें हमारे जमीन में मिट्टी की कितनी डेप्थ है, आदमी कितने मिलने वाले हैं, हमारे यहाँ पे पानी कितना आने वाला है, कि कौन से समय पानी मिलेगा, मशीन हमारे टिलिंग करने के लिए कब मिलेगी, इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसमें से कौन सी भी एक तरीके से रिप्लांटेशन करना है। मैं कुछ सालों से श्री मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसमें सबके लोग, गांव के लोगों को कल्टीवेशन होने से पहले हमारा कल्टीवेशन पूरा हो जाता है, तब आदमी मिलने में दिक्कत नहीं आती। और साथ में आगे के उनका लोगों का कल्टीवेशन होने के बाद तब तक हमारा खरपतवार नियंत्रण का बाद में, जिसको हम लोग बेडनी बोलते हैं, वो हो जाती है। हार्वेस्टिंग तो सबका एक साथ में आता है। तो अगर कभी कभी ये समस्या आती है, गए साल हमारे में समस्या आ गई थी कि 15 दिन बारिश रुकी नहीं, तो श्री मेथड से लगा हुआ है धान हमारा आधा सड़ गया। तो उसमें हमने फिर से 100 दिन का चावल लगाना पड़ा। तो ये 100 दिन का चावल हमने स्प्राउट निकाल के बीजों को जमीन में डाला था, ब्रॉडकास्टिंग किया था और रिप्लांटेशन किया था। चीन में एक नया तरीका 4-5 सालों में आया है, स्प्राउटेड बीज कीचड़ बना के खेत में डालते, रिप्लांटेशन नहीं होता। तो उसमें से वही पौधा निकलता है। बीज ज़्यादा लगते हैं लेकिन फसल की उत्पाद जो है वो अच्छी तरह से आती है क्योंकि खर्चा कम हो जाता है, मुनाफा ज़्यादा होता है। तो ये जो नया सिस्टम है, ये भी जिसके घर में बीज है वो अंकुरण करके वो फेंक सकता है। एक ध्यान में रखना है, 4-5 दिन वहाँ पे पंछी आके ना बैठे और बीज ना खाए। तो ये जो है चावल के बारे में जानकारी हमने ली, कल्टीवेशन के बारे में। शायद हम अगला प्रोग्राम उसका पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल के बारे में जानकारी ले लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि चावल कल्टीवेशन होने के बाद गणपति के पहले हम एक तीसरा वर्कशॉप करेंगे जिसमें पैडी का पेस्ट कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। तो मुझे कुछ आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, सवाल जो कुछ किसी होंगे। तो 10 सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगा क्योंकि समय की पाबंदी होते हुए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बोल चुका हूँ।
क्योंकि हमें जो समय मिलता है मीटिंग में उतने समय में हमें वो कवर करना होता है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मैं कोल्हापुर से अर्चना चौगुले बात कर रही हूँ। बोलिए मैडम। क्या एसआरटी पद्धत से हम मतलब तणनाशक और मतलब वीडिसाइड और वो जो खाद डालते हैं वो ना डालते हुए खाली हम जीवामृत या ऐसे कुछ जो है नैसर्गिक निविष्ठा का उपयोग करके कर सकते हैं क्या? अभी एसआरटी मेथड में एक सबसे बड़ी उसकी खूबी ये है कि जमीन की जुताई मत करो, तो पहले से ही रेज बेड करके रखो और उसके ऊपर फासले के ऊपर मार्कर से बीज डाल दो। तो जुताई हम क्यों कर रहे हैं? तो हमारे जहाँ बारिश का इलाका है वहाँ पे खरपतवार काफी आती है, और खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग कीचड़ बनाते हैं, जुताई कर रहे हैं। तो उसके बदले में कीचड़ बनाने के बदले में वो वीडिसाइड यूज कर रहे हैं। तो अगर विदाउट वीडिसाइड हम ये खरपतवार का नियंत्रण करने का एक ही तरीका है जुताई करने का। ये दूसरा तरीका है पॉलिंग मल्चिंग का। तो पॉलिंग मल्चिंग में हमारे एक दोस्त है अनिल पाटिल जी, उन्होंने अच्छा काम किया है। और वो पॉलिंग मल्चिंग में उन्होंने पर गुंठा 87 kg यील्ड दिया है। लेकिन पॉलिंग मल्चिंग में समस्या यह है कि ऑर्गेनिक फार्म में पॉलिंग मल्चिंग इज नॉट अलाउड, नंबर एक। नंबर दो, पॉलिंग मल्चिंग जो है वो खेत में कुछ एक सीजन में 2 सीजन में उसके टुकड़े बन जाते हैं और वो इकट्ठा करना काफी मुश्किल होता है। शॉर्ट टर्म में बहुत फायदा है, लॉन्ग टर्म में बहुत ही नुकसान जमीन का करता है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक जमीन में जाके वो सीधा आज हमारे ब्लड में भी मिल रहे हैं। पानी की बोतल से या किसी और तरीके से हमारे शरीर में ब्लड में जो पीपीएम में होने चाहिए जो गाइडलाइन है उससे 10 गुना ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों के लंग्स में भी है। तो ये प्लास्टिक का कवर करना आसानी है, इकट्ठा करना मुश्किल है। और अगर इसके बीच का जो है वीडीसाइड से पेस्ट खरपतवार नियंत्रण करना या पॉलिंग मल्चिंग करना या जुताई करके करना, अगर कुछ सालों में कंपोस्ट होने वाला ऑर्गेनिक पॉलिंग मल्चिंग आ गया जो डिकम्पोज जमीन में हो जाएगा, तो फिर ये समस्या काफी कम हो जाएगी। धान के लिए हम उसके राह देख रहे हैं कि डिकम्पोज पॉलिंग मल्चिंग आएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये भी शक है कि खरपतवार जो आती है, खरपतवार जमीन की उर्वरकता बढ़ाने के लिए ही आती है। अगर वो नहीं आई तो हम जमीन के अंदर क्या डालेंगे, तो ये हमें देखना पड़ेगा, सॉल्यूशंस मिल जाएगा। अभी और एक मैं बताना भूल गया कि हम लोग हमारे खेत के ऊपर एक 90 घंटों का एक ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं जो 10 महीना चलेगा। हर शनिवार को 6 से 8 बजे तक एक 2 घंटा एक ऑनलाइन लेक्चर रहेंगे, और उसका 2 सेमिस्टर होंगे। पहला सेमिस्टर खत्म होने के बाद खेत के ऊपर 1-2 दिन का प्रैक्टिकल होगा, जानकारी होगी हम जो सीखे हैं वो। फिर सेकंड सेमिस्टर के बाद फिर से 2 दिन खेत में जानकारी होगी। तो अगर कोई जुड़ना चाहते हो तो हमसे जुड़ सकते हो, जिससे आपकी खेती आसानी से करने में शायद मिल सकती है। तो हम जो कर रहे हैं वो कैसी तरह करेंगे उसकी जानकारी होगी तो हमारा समय काफी बच जाएगा। पैसा तो आएगा जाएगा, लेकिन समय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। वो बचाने के लिए हम जो काम करें उसकी बारे में जानकारी लेना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये हम प्रयास करते हैं कि खेती के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन से देने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनको जुड़ना है जरूर जुड़िए। धन्यवाद। कोई सवाल और है तो पूछिए। हा सर, मला एक प्रश्न विचारायचा हाँ आहे. मी विचारू शकता मुंबईहून मराठीत। बोलतेय. हाँ हाँ हरकत नाही, बोला. मला म्हणजे आता आपला जो कोपरा आहे, मी कोकणात आम्ही त्याला कोपरा बरोबर, म्हणतो. शेताना तर कोपरे म्हणतात. हा हा तर शेताच्या दोन्ही बाजूला काड्या लावायच्या, रस्सी लावायची हा आणि मग त्या पद्धतीने लावणी करायची. हम्म. फक्त त्याचं मेजरमेंट कसं असतं सर? म्हणजे त्याच्यामध्ये किती आ- अंतर आम- असलं आम- पाहिजे? आपण काय केलंय की आपण हम्म, एक वेळ मिळेल तेव्हा दोरीला 9-9 इंचावर गाठी मारल्यात.
9 इंचावर दोरीला गाठी मारायची. गाठी अच्छा. मारल्यात, किंवा आपण दोरीला नेल पॉलिश लावून 9-9 इंचावरती मार्किंग करू शकतो, जे पाण्यात भिजून वाहून जाणार नाही किंवा पुसलं जाणार नाही. असं काही ओके. आपण करू शकतो. मार्कर, परमनंट मार्करने करा, नेल पॉलिश लावा, रिबिन हा. बांधा, गाठ मारा, तुम्हाला जे सोपं असेल ते करा. आणि हा. ते 9 इंचावर झालं. आणि उभ्या हा. लाईनी ज्या आहेत, म्हणजे 9-9 इंचावर प्लॅन टू प्लॅन 9 इंच अंतर आहे, आणि रो टू हा. रो 1 फूट अंतर आहे. म्हणजे आम्ही 2 दोऱ्या 1 फुटाच्या गाठीच्या केलेल्या असतात. हा. आणि जे 9-9 इंचावरती आहे ती आम्ही हा. हलवत राहतो. म्हणजे प्लॅन टू प्लॅन्ट प्लॅन सॉरी टू प्लॅन प्लॅन टू प्लॅन्ट 9 इंच 9 इंच. आणि हा. रो टू रो 1 फूट. ओके ओके. हा, आता थँक्यू सर. याच्यात तुम्ही जे मला 2 बाजूला काठ्या लावायच्या ऐवजी आम्ही हा. दोन्ही साईडची माणसं, एक हुशार माणसं घेतो, आणि हा. शेताला वरपासून खालपर्यंत एक 9-9 इंचावरती किंवा 1 फुटावर गाठी मारलेली दोरी फिक्स करतो एका बाजूला. हम्म. आणि मग कडेच्या माणसाने त्या गाठीवरतीच खुंटी लावायची, म्हणजे तो तिथे ओके. लावायला लागू शकतो. म्हणजे 2 माणसं कमी होतात. 2 बाजूला नुसते हम्म. काठ्या धरून उभे राहणाऱ्या माणसांची काही गरज नाही. ओके. हा, आता याच्यामध्ये आपल्या शेतात काम करताना आपण पात म्हणतो, की 4 हम्म. माणसं आहेत, 5 माणसं आहेत, किती माणसं आहेत त्याच्याप्रमाणे ती दोरी घ्यायची आणि ती पात हम्म. धरून एकाच वेळेस सगळ्यांनी लावत मागे मागे जायचं. तसे इकडचा ओके. माणूस आणि इकडचा माणूस लागत नाही. तिथे खुंटी लावून ती हा. दोरी, त्या दोरीच्या गाठीवरती ही खुंटी लावायची, अशी दोरी खेचलेली असते. अशा ओके. खेचाखेची नाही करायची. याने फिक्स करायची हा. आणि मग याने खेचायची. ओके. आणि सर दुसरं असं विचारायचं, जे बियाणं आहे आता माझ्याकडे गेल्या वर्षीचं बियाणं आहे, हा, ते आता उन्हाळ्यात ते वाळवायचं का? नाही 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 नाही. बियाणामध्ये त्याचा ओलावा जो आहे 13% जर कमी झाला तर बियाचं अंकुरण अच्छा. थोड्याशी शक्यता कमी हा. होते. तसे उन्हात सुकवायचं नाही, मोकळ्या सावलीत ठेवलं चालेल. अच्छा. आणि मी सांगितलं तसं आधी त्याचं बीजांकुरण होतंय ओके की नाही चालेल. आपण टेस्ट केली ओके. तर आपल्याला कळतं की आपल्याला किती टक्के बी हा. उगवत आहे. अच्छा. ओके सर, हे जे लेक्चर आहे हे परत अवेलेबल असेल ना, म्हणजे आम्हाला ती लिंक मिळू शकेल ना? असणार आहे का अवेलेबल? म्हणजे जर काही प्रश्न असतील तर ते परत ऐकता येतील. गुरुजी ओके ओके आशुतोष नाईक ओके सर, पुणे. थँक्यू. गुरुजी आशुतोष नाईक बोला पुणे. बोला. नमस्कार. आमच्या इथे इंद्रायणी एकच प्रकारचं जात आहे. तर माझं असं विचारणं आहे की आपण एकाच प्लॉट मध्ये 3-4 प्रकारचे बीज लावू. हो, लावू शकतो. भाताचं जे क्रॉस पॉलिनेशन आहे ते 3 फूट आहे. त्याचे 3 फुटामध्ये जर दुसऱ्या जातीचं बीचं पराग आले तर त्या लाईनीमध्ये भेसळ होऊ शकते. त्याला म्हणतो आपण जेनेटिक प्युअरिटी. ही कंट्रोल करण्यासाठी 2 लाईनीमध्ये 2 जातीमध्ये 3 फुटाचं अंतर ठेवलं मध्ये गॅप, तर ते आपल्याला जायला पण प्रवासाला जागा मिळते आणि क्रॉस पॉलिनेशनही होत नाही. तसे तुम्ही एका शेतामध्ये 4 गुंठे शेतामध्ये त्याची फुली करून एकेका गुंठाची एक व्हरायटी सुद्धा लावू शकता. गेली काही वर्ष मी त्याचे प्रयोग करतोय. आम्ही आमच्या शेतामध्ये दरवर्षी 5 ते 10% नवीन व्हरायटी लावून बघतोय की आजच्या वातावरणाला अनुकूल सुसंगत कुठली व्हरायटी चांगली वाढेल. आधीच्या आमच्या काही डेव्हलप झालेल्या ज्या काही आमच्या शेतात चांगल्या होतात त्या 5-6 व्हरायटी आहेतच. म्हणजे मी आता माझ्या अर्धा एकर शेतामध्ये साधारण 10 जाती लावतो आणि त्याच्यामध्ये मधलं डिस्टन्स जे आहे 2 जातीच्या मधलं हे 3 फूट मेंटेन करतो. अजून शंका आली आपल्याला तर मध्ये फ्लॉवरिंग पिरियड मध्ये स्वस्तात मिळतात चादरी भंगारमध्ये साड्या, ती साडी बांधली की पराग इकडचे तिकडे जात नाहीत. ओके ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. सर संजय लिंगोड. सर ग्रुपमध्ये मेसेज येत आहेत की त्यांना मराठीमध्ये कम्फर्टेबल नाही आहे, हिंदीमध्ये सांगा असे म्हणत आहेत. अगदी बरोबर आहे, पण ज्यांनी प्रश्न विचारलाय त्याने मराठीत विचारलाय, त्यांच्या प्रश्नाला ते मराठीत उत्तर दिलंय. मी प्रयत्न करीन की त्यांना विचारेन हिंदीमध्ये उत्तर देऊ का. बरं सर. सर संजय लिंगोडकर दोडामारू. बोला सर. सर तण नियंत्रण जे करायचं आहे ना ते म्हणजे रिप्लांटेशन केल्यावर कोळपणी करू शकतो का? हो, रिप्लांटेशन केल्यानंतर कोळपणी करू शकतो. जो हमारे अगर कतार में हम लोग धान के फसल बोई है, अगर हमने रिप्लांटेशन किया है तो उसके बीच में एक कोनो वीडर करके आता है,
तो कोनोवीडर घुमा के हम लोग बीज के खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अभी उसमें और एक तरक्की हो गई है कि उसके ऊपर डीसी मोटर लगाई गई है, जो सोलर के ऊपर से वो डीसी मोटर घूमेगी और हमने सिर्फ आगे पीछे करना है। तो वो एक लोखंड का एक ढांचा बनाया है जो मिट्टी को घुमाएगा और उसके बीच का खरपतवार का नियंत्रण होगा। उसको कोनोवीडर बोलते हैं। कोनोवीडर मैन ऑपरेटेड भी मिलता है और बैटरी ऑपरेटेड भी मिलता है, मोटराइज भी मिलता है। थैंक यू सर। नमस्ते सर, विष्णू घोडे बोलतोय. एक मला ते लाल भाताचं बी कुठे मिळू शकेल? आता एक लाल भात आता अभी जो लाल भात की वैरायटी जो है, हाँ सर, तो उसके वैरायटी में एक 30 एक वैरायटी उसमें मिली है। तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में सचिन सोरगे करके है, ओके सर, तो उनके पास मिलेगा। अभी शिरगांव राइस रिसर्च स्टेशन ने रत्नागिरी 7 करके वैरायटी निकाली है, जो ऊंचाई में कम है और उसमें आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है और उत्पाद भी अच्छा है। तो रत्नागिरी 7 के ऊपर आप प्रयास कीजिए। वो यूनिवर्सिटी ने इम्प्रूव की हुई वैरायटी है, इम्प्रूव्ड वैरायटी है। बीजों का बीज हम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। अभी हम लोग ये सेशन खत्म करेंगे। ये जो सेशन है उसका रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब के ऊपर डालेंगे। यूट्यूब के ऊपर आप कुछ सवाल पूछ सकते हो और मेरा नंबर उसमें होगा, तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आप सवाल पूछ सकते हो। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सबके सवालों का जवाब दे पाऊँ। जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके आगे के फ्यूचर के लिए शुभेच्छा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।